गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, यूएस और ईरान के बीच में बातचीत की कोशिश यहाँ पे जारी है। कोशिश क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दरअसल में यूएस से कह रहा है कि वो यहाँ पर ईरान से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, प्लस एट द सेम टाइम जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड साथ साथ उनके साथ जो और भी लोग हैं वो यहाँ पर इस्लामाबाद के लिए यहाँ पे रवाना हो गए हैं सो दैट वहाँ पर बातचीत हो पाए ईरान के साथ। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें ईरान की, ईरान ने अभी तक यहाँ पे कंफर्म नहीं करा है कि वो बातचीत करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसको डाउट है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। दरअसल में डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का एक तरह से जो ट्रूस था वो यहाँ पे अनाउंस किया था, पर अब 2 हफ्ते यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। अब आगे क्या होगा किसी को अभी कुछ नहीं पता है। जो ईरान है ना, वो दरअसल में यूएस के इंटेंशंस को लेकर बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि देखो, एक चीज़ आप नोटिस करो कि इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ था, बट ईरान का ऐसा मानना है कि देखो, एक तो यूएसए ने जो अलग अलग पोर्ट्स थे उनके लिए ब्लॉकेजेस यहाँ पे लाए। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो एक कमर्शियल वेसल थी जिसको कि यहाँ पे निशाना बनाया गया, और उनके जो लोग थे उस वेसल के अंदर उन लोगों को यहाँ पे बंदी बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सीज फायर का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। अब इस उल्लंघन के बाद भी क्या दोनों देश बातचीत कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आगे क्या डील होगी, ये हमें आने वाले दिनों में पता लगता रहेगा। बट एक चीज आपको जो जरूर ध्यान में रखनी है वो है रिगार्डिंग येलो लाइन। इसराइल ने लेबनान के अंदर येलो लाइन इंट्रोड्यूस करी है। अब देखो, मैंने आपको ना कई बार इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में समझाया है। जैसे अगर हम बात करें इसराइल की, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में आपको लाइंस देखने को मिलती हैं। जैसे एक तो हो गया गाजा पट्टी जो है, ठीक है, जो पैलेस्टीन का बेसिकली हिस्सा है वेस्ट बैंक के साथ में। इसके अलावा जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इन सब देशों के साथ यहाँ पे इसराइल का बॉर्डर टच होता है। अब इसमें आप कंट्री पे फोकस करो, लेबनान। अब आप लोग जानते होंगे कि लेबनान में हिजबुल्लाह आपको देखने को मिलते हैं जो कि ईरान के द्वारा ही सपोर्टेड है। अब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंफ्लिक्ट हुआ। अब इसराइल ने यहाँ पे क्या किया है ना, एक येलो लाइन यहाँ पे एक बफर जोन के तौर के ऊपर क्रिएट करी है सदर्न लेबनान में। क्या ये सर ऐसी पहली बार है? और क्या मीनिंग होता है येलो लाइन का? देखो, मैं आपको थोड़ा इसको पास्ट में लेके चलता हूँ। होता पता क्या है, इसराइल ना एक लाइन बना देता है, ठीक है। इस लाइन में पता क्या होता है, यहां पर मान लो जैसे लेबनान की ही बात कर लो, तो लेबनान के अंदर उसने थोड़े से किलोमीटर अंदर जाके एक लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ पे बोला ये गया कि इस पर्टिकुलर लाइन से आप आगे नहीं आ सकते। एक बफर जोन क्रिएट कर दिया। अब उससे पता क्या हुआ, इनने बोला तो ये हमने कि एक तरह से सिक्योरिटी बेल्ट के ऊपर की तरह यहाँ पे क्रिएट कर दिया कि दोनों देशों के बीच में ये एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। अब दिक्कत पता क्या है, ये जो लाइन है ये दरअसल में लेबनान के अंदर है। तो कहने का मतलब इसराइल ने लेबनान के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसको अपने मिलिट्री कंट्रोल के अंदर यहाँ पे ले लिया, एक तरह के बफर जोन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब जो हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो यहाँ पे इसराइल के बॉर्डर की तरफ यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे बना दी गई है। दैट इज द होल थिंग। अब पॉइंट आता है कि सर ये जो येलो लाइन है इसको येलो क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, यहाँ पर ना इस लाइन में येलो बैरियर्स हैं, येलो पोल्स हैं, और इस तरह से चेक पॉइंट यहाँ पे बना दिए गए हैं। इसराइल ने ये सारी चीजें अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए करी हैं, पर ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लेबनान की जो टेरिटरी है ना उसको एक तरह से ऑक्यूपाई कर लिया। तो लेबनान के लिए ये एक सॉवरेनिटी वायलेट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे उठ चुका है। बाकी ये सारी चीजें हुई हैं सीज फायर के अंदर, जब सीज फायर यहाँ पे अनाउंस था। तो सीज फायर के समय के ऊपर यहाँ पर इसराइल इस तरह से येलो लाइन बना रहा है, तो कहीं ना कहीं डाउट तो आएंगे आएंगे कि भाई कल को सीज फायर खत्म होगा तो उसके बाद पता नहीं इसराइल क्या क्या नहीं कर देगा, ठीक है ना। तो और एक डर और भी है कि यार ये इसराइल कहीं परमानेंटली लेबनान की टेरिटरी को ऑक्यूपाई ना कर ले, क्योंकि पास्ट में भी यही हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गाजा पट्टी की, तो 2025 में भी यहाँ पर इसराइल ने एक सिमिलर तरह की एक लाइन यहाँ पे बना दी थी, एंड उसके माध्यम से उन्होंने बोला कि तो हम सिक्योरिटी के लिए लाइन बना रहे हैं, पर एक तरह से उन्होंने ऑक्यूपाई ही कर लिया उस चीज को। अब सेम चीज इसराइल ने अपनी सिक्योरिटी के लिए लेबनान के अंदर भी करी है, ठीक है ना। तो इनका बोलना ये है कि इससे मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, सिविलियन मूवमेंट एक तरह से रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और एक तरह से हम सिक्योरिटी यहाँ पे लेकर आ पाएंगे। बोलना तो इनका ये है, पर साथ साथ यहाँ पे सिक्योरिटी वायलेट करने, मतलब सिक्योरिटी अनाउंस करने के साथ साथ सॉवरेनिटी भी यहाँ पे वायलेट होती है। तो ये कुछ बातें हैं येलो लाइन के बारे में जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए। तो
तो ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है येलो लाइन लेबनान के अंदर इजराइल के द्वारा। दोस्तों डेट है आज की 22 अप्रैल 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो है भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल के रिगार्डिंग। थोड़ा सा इसका मीनिंग समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखो, अभी आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल मैरीटाइम रिस्क चल रहे हैं, जैसे इसराइल यूएसए वर्सेस आपका ईरान का ही मुद्दा है। अब इस टाइम के ऊपर ना आपकी जो शिप्स हैं वो बहुत डरी हुई हैं। लोगों को लग रहा है कि यार पता नहीं कौन सी शिप के ऊपर अटैक हो जाएगा, कौन सी शिप को डुबा दिया जाएगा। तो बहुत हैवी रिस्क आज के समय यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इस रिस्क को कम करने का तरीका क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं इंश्योरेंस करवाएं, ठीक है ना। जैसे शिप्स की यहाँ पे प्रॉपर इंश्योरेंस होती है। पर पॉइंट ये है कि आज के टाइम के ऊपर जो इंश्योरेंस के लिए डिपेंडेंसी है वो फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर है। यानी कि मान लो कोई भारत की कोई शिप है, वो कहीं पर जाना चाह रही है पर उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो वो इंश्योरेंस तो करवाएगी, बट ये इंश्योरेंस के लिए डिपेंडेंट उनको रहना पड़ता है विदेशी इंश्योरेंस के ऊपर। तो यूनियन कैबिनेट ने ना अभी क्या अनाउंस किया है, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, यानी कि एक सेंटर की तरफ से एक इंश्योरेंस मैकेनिज्म यहाँ पे बना दिया गया है ताकि मैरीटाइम सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस की कोई दिक्कत यहाँ पे ना रहे। अब ये जो पर्टिकुलर चीज है इसके लिए इंडियन इंश्योरेंस होंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो सरकार है यहाँ पे इसको बैक करेगी। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सरकार ने क्या किया है ना, 12,980 करोड़ का एक सॉवरेन गारंटी यहाँ पे बना दिया है। बेसिकली सिक्योरिटी के लिए, इंश्योरेंस के लिए ये इतना फंड यहाँ पे बना दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पॉलिसीज होंगी उनमें आप देख पाओगे कि कंबाइंड अंडर राइटिंग कैपेसिटी जो होगी वो 950 करोड़ की होगी। सर ये क्या होता है अंडर राइटिंग कैपेसिटी? देखो, एक जो इंश्योरर है वो मैक्सिमम कितना रिस्क यहाँ पे बियर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अंडर राइटिंग कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई कल को शिप डुबा दी गई तो उसको मैक्सिमम कितना पैसा मिल सकता है, 950 करोड़ यहाँ पे मिल सकता है। तो ये इतनी डोमेस्टिक अंडर राइटिंग कैपेसिटी इसकी आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें वो वेसल कवर हो जाएंगे जिन पे भारत का फ्लैग होगा, भारत का जो कंट्रोल शिप्स हैं, या फिर ऐसी वेसल्स जो भारत के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है ना, वो सारी इसके अंतर्गत यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और इस तरह से हम जो अपनी डिपेंडेंस है फॉरेन इंश्योरेंस के ऊपर उसको कम कर पाएंगे और हमारा जो मैरीटाइम ट्रेड है वो यहाँ पर चलता रहेगा। अब क्या क्या कवर होता है इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस के अंदर? देखो, एक तो है आपका हल एंड मशीनरी। हल एंड मशीनरी, हल क्या होता है? एक वेसल का स्ट्रक्चर। अगर मान लो कल को वेसल के स्ट्रक्चर कुछ डैमेज हो जाए, कुछ मशीनरी को डैमेज हो जाए, कुछ इक्विपमेंट, कुछ फिटिंग को डैमेज हो जाए, उसके लिए यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। कार्गो हो गया, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर वॉर रिस्क को भी यहाँ पे कवर किया जा रहा है। युद्ध के समय के ऊपर कुछ यहाँ पे दिक्कत आ जाए तो वो भी यहाँ पे कवर्ड है। तो इस तरह से बहुत इसका कवरेज जो है वो एक्सटेंसिव यहाँ पे रखा गया है। इस तरह से आपकी जो ट्रेड सिक्योरिटी है शानदार हो पाएगी, हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे इंश्योरेंस के अंदर, एंड इस तरह से हमारी डोमेस्टिक एक्सपर्टीज भी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट निकल के आएगी, एंड हमारा जो शिपिंग सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करता रहेगा इन सभी चीज़ों की वजह से। एंड दैट इज़ वाई भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो बसव जयंती के बारे में डिस्कस करना है। दोस्तों आप सब लोग जगत गुरु बसवेश्वरा जी को जानते होंगे, ठीक है। तो जो बसव जयंती है दरअसल में उन्हीं का ही बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, एंड इस मौके के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको ट्रिब्यूट्स पे करी। देखो, इनको बासवना, जगत गुरु बसवेश्वर जी, इन नामों से जाना जाता है। और इनका देखो जो टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है उसके रिगार्डिंग देखो थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज हैं। काफी सारे लोग कहते हैं कि 1105 में इनका जन्म हुआ, या कुछ लोग कहते हैं 1131 में हुआ। तो हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे। हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये 12th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं बासवना जी, राइट। एंड इनका जो जन्म हुआ था ना वो दरअसल में इनका जन्म कर्नाटका के अंदर हुआ था। एंड कर्नाटका में जो कालाचुरी डायनेस्टी थी उसके किंग बिजलावन, ठीक है, इनके अंतर्गत इन्होंने यहाँ पे मिनिस्टर के तौर के ऊपर यहाँ पे काम किया। एंड इनकी जो फिलॉसफी थी ना वो बहुत ज़्यादा शानदार थी। और यहाँ पर आपको दो कंसेप्ट आपको जानने होंगे, एक है कायक, एक है दसोहा। कायक का अर्थ क्या होता है? कायक का सिंपल अगर मैं बात करूँ ना, कायक का मीनिंग होता है वर्क इज वर्शिप, ठीक है। आप लोग भी सुनते होंगे वर्क इज वर्शिप। तो दरअसल में इन्होंने यही बोला कि देर इज डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है ना। हर इंसान को मेहनत करके कमाना चाहिए, दैट इज द होल थिंग, ठीक है ना। यहाँ पर इन्होंने जो पुजारी होते हैं, पुजारी देखो सभी पुजारी नहीं, पर जो थोड़े कुछ ऐसे पुजारी होते हैं जो थोड़े पखंडी टाइप्स हो जाते हैं ना, उनको यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट किया
कि नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग आम लोगों को यहाँ पे गलत डायरेक्शन पे जो लोग डालने की कोशिश करते हैं उनको यहाँ पे इन्होंने बहुत हैविली क्रिटिसाइज किया। इन्होंने ये बोला कि हर इंसान को मेहनत से कमाना चाहिए, ये इनकी कायक की फिलॉसफी थी। उस तरह से अगर हम बात करें दसोहा, दसोहा बात करता है कि आपको अपनी जो वेल्थ है वो शेयर करनी चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा जो भी सरप्लस वेल्थ है वो सोसाइटी के सभी लोगों में शेयर होनी चाहिए और इससे सोशल वेलफेयर होगा एंड एक तरह से इक्वालिटी देश भर के अंदर या दुनिया भर के अंदर आएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इनके रिगार्डिंग था, वो था अनुभव मंटपा। ये क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों। जब हम बात करते हैं ना अनुभव मंटपा की, ये दरअसल में इन्होंने जो सेटअप हुआ वो कल्याण के अंदर था और आप ऐसा कह सकते हो कि ये दुनिया की पहली स्पिरिचुअल पार्लियामेंट आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना सब लोग, चाहे वो उसमें महिलाएं हो चाहे मार्जिनाइज्ड ग्रुप हो, सब लोग यहाँ पर आते थे, हर धर्म के हर सोसाइटी के यहाँ पे लोग आते थे और वो आपस में आके डिस्कशन करते थे। तो एक तरह की जो पहली स्पिरिचुअल पार्लियामेंट है वो अनुभव मंटपा ही थी जो इनके टाइम के ऊपर यहाँ पे एस्टेब्लिश यहाँ पे इन्होंने करी थी। इसके साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है, वो है वचनास के बारे में। इन्होंने वचनास लिखे। वचन क्या होते हैं या वचनास क्या है? ये कन्नडा के अंदर छोटे छोटे आपके पोइटिक वर्सेस या पोइटिक पोइम्स आपको देखने को मिल जाएंगी और ये बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। इन्होंने इसके अंदर अपनी एथिकल और स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो हैं वो लोगों तक यहाँ पे पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश करी है। अब इनका क्या और क्या सोच थी, हमें उसके बारे में चीजें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कास्ट सिस्टम को यहाँ पे अपोज किया, अनटचेबिलिटी जो छुआछूत का टाइम वो चल रहा था उसको यहाँ पे इन्होंने अपोज किया, प्लस ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो थी ना कि ब्राह्मण्स का बहुत ज्यादा डोमिनेट था हर एक चीज के ऊपर, उन्होंने यहाँ पे इसको रिजेक्ट किया। इन्होंने इक्वालिटी की बात करी, साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, तो जेंडर इक्वालिटी के लिए भी। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें, इन्होंने इंटर कास्ट मैरिजेस को भी यहाँ पे सपोर्ट किया एंड डिग्निटी ऑफ लेबर के हमेशा ये पक्षधार रहे। एंड इसके अलावा जो लिंगायत सेक्ट है जिसको हम लोग थोड़ा सा, हालांकि वीर शैवाइट के साथ काफी सिमिलर है, तो वीर शैवाइट जो मूवमेंट थी उसके यहाँ पे फाउंडर माने जाते हैं। और इन्होंने बात करी कि आपके और आपके भगवान के बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए। आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है भगवान के साथ, बीच में कोई इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और एक इंसान की पर्सनल डिविजन होनी चाहिए, किसके लिए? लॉर्ड शिवा के लिए, राइट। तो ये सारी बातें बसव जी के बारे में, लॉर्ड बसवेश्वर जी के बारे में आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है 18th सिविल सर्विसेज डे। दोस्तों कल 21 अप्रैल थी और आप लोग जानते हैं कि हर साल 21 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं एज सिविल सर्विसेज डे। सर 21 अप्रैल को क्यों? देखो उसका बहुत सिंपल सा रीजन पता क्या है कि अगर हम जाएंगे 21 अप्रैल 1947 में, तो उस टाइम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने उस टाइम जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रोबेशनर्स थे उनको यहाँ पे एक एड्रेस किया था। और ये एड्रेस कहाँ पे हुआ था? उन्होंने यहाँ पे संबोधन किया था एट मेटकाफ हाउस दिल्ली में। और यहीं पर इन्होंने सिविल सर्वेंट्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कह के यहाँ पे पुकारा था। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है सिविल सर्वेंट्स का, वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया था सरदार पटेल जी के द्वारा। तो इसीलिए सिविल सर्वेंट्स के कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज करने के लिए हर साल 21 अप्रैल को ये चीज सेलिब्रेट करी जाती है। अब ध्यान में रखिएगा कि ये जो सारा का सारा काम है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंतर्गत आता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे कल भी था, तो 2026 की इस बार की थीम थी विकसित भारत, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एट द लास्ट माइल। और इस मौके के ऊपर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये दिए जाते हैं। और मेजर जो फोकस होता है वो होता है कि किसी ने कुछ बहुत अच्छा इनोवेशन किया हो, कुछ गुड गवर्नेंस के अंदर अच्छा काम किया हो, अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बहुत ही शानदार कुछ इंपैक्ट लेकर आया हो, तो उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं। बाकी इस मौके के ऊपर वर्कशॉप्स होती हैं, गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आपस में शेयर की जाती हैं। यही है आपका सिविल सर्विसेज डे। नेक्स्ट दोस्तों अगला टॉपिक जो हमारे सामने है दैट इज रिगार्डिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 एक्सटेंशन। देखो आप लोगों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में पता होगा। एक्चुअली पता क्या है, ये जो पर्टिकुलर योजना है ना, ये स्टार्ट हुई थी 2000 के अंदर। उस टाइम हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पर ये योजना स्टार्ट करी थी ताकि हमारे जो गांव हैं, अनकनेक्टेड जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर भी पक्का रोड, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे हम उनको दे पाए। तो 2000 में ये स्टार्ट हुई थी।
फिर आगे जाके इसका जो सेकंड फेज है वो हमें देखने को मिला 2013 के अंदर, जो बात करता था कि रूरल रोड्स को और अच्छे से आप यहाँ पे अपग्रेड करें। एंड 2019 के अंदर इसका तीसरा जो फेज है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जो बात करता है कि जो हमारे रूरल लिंक्स हैं उनको हम फर्दर यहाँ पे इम्प्रूव करें, उनको यहाँ पे कंसोलिडेट करें। उसके लिए तीसरा फेज यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अब पॉइंट पता क्या है, इसी पर्टिकुलर तीसरे फेज को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है टू मार्च 2028। अब इस एक्सटेंशन जो यहाँ पे दी गई है इसमें क्या क्या होगा, देखो यहाँ पर ना बात हुई है कि जो हमारा 1,25,000 किलोमीटर रूरल रूरल एरियाज में जो रोड रूट है ना, उसको यहाँ पे हम और ज़्यादा कंसोलिडेट करेंगे, ताकि लोगों की और वस्तुओं की जो मूवमेंट है उनको हम यहाँ पे आसान कर पाएँ। तो जो भी हमारे रूट्स हैं ना, उनको अपग्रेड करना, उनको कंसोलिडेट करना, वो हम यहाँ पे करेंगे। प्लस एट द सेम टाइम जो गाँव के अंदर जो एग्रीकल्चर मार्केट्स होती हैं उसको यहाँ पे कनेक्ट करना, ये हमारा काम रहेगा। एंड इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एरियाज, जैसे फॉर एग्जांपल गाँव के अंदर जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, गाँव को उनके साथ कनेक्ट करना, ताकि देखो बच्चे स्कूल जाना चाहें, बच्चे हॉस्पिटल मतलब लोग हॉस्पिटल जाना चाहें, या फिर किसान हमारे एग्रीकल्चर मंडी तक जाना चाहें, तो उनको यहाँ पे हम कनेक्ट करवाना चाहते हैं। और उससे एक तरह से रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, हमारे किसानों के लिए भी फायदा होगा, क्योंकि उनका खर्चा कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम हो जाएगा। तो हमने इनफैक्ट ना इसके लिए जो पैसा था वो भी बढ़ा दिया गया है, पहले 80,000 करोड़ था, अब ये लगभग 84,000 करोड़ के आसपास आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि ये अपने आप में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है ना दिमाग में कि कई बार इसकी मिनिस्ट्री हम लोग गलत कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगेगा कि यहाँ तो सड़कें बन रही हैं, तो हमारे दिमाग में कई बार मिनिस्ट्री कुछ अलग आ सकती है, बट नो, ध्यान से सुनना, ये गांव के स्पेसिफिक है, इसीलिए यहाँ पर इसकी जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन से गाँव को हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात, अगर मान लो वो एक प्लेन एरिया है ना, तो वहां पर जहाँ पे गांव की पॉपुलेशन 500 या 500 से ज़्यादा है, वहां पर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। पर अगर मान लो कोई स्पेशल कैटेगरी रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हिमालयन स्टेट है, हिमालयन यूटी है, तो वहां पर 250 या 250 से ज़्यादा की अगर पॉपुलेशन है ना, तो वहां पर हम रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे देंगे। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर्स बताए हैं मैंने आपको 500 और 250 वाले, ये 2001 के पॉपुलेशन सेंसस डेटा के बेसिस के ऊपर होते हैं। तो जो भी एलिजिबल होते हैं तो उनको यहाँ पे अच्छी अच्छी सड़कें यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे बनाई जाती है। एंड इन सब चीज़ों से मार्केट कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है, उनको अलग अलग हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज यहाँ पे उन तक पहुँच जाती हैं, प्लस रोजगार जनरेट होता है। एंड एक तरह से शहरों और गाँव के बीच का जो डिवाइड है ना, उसको भी यहाँ पे कम करने के अंदर एक अच्छी मदद मिलती है। तो ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तीसरे का एक्सटेंशन। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज सोशल इंपैक्ट फंड्स। सबसे पहले तो इस वर्ड को मीनिंग समझो, सोशल इंपैक्ट फंड्स, व्हाट डज इट मीन। देखो सोशल इंपैक्ट, देखो कई बार ना बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, पर देखो कई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि चलो यार मुझे पैसा तो इन्वेस्ट करना है कहीं पे, पर मैं चाहता हूँ कि यार पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो जिससे एक्चुअली कुछ ना कुछ सोशल इम्पैक्ट भी निकल के आए। मतलब जैसे मान लो मैंने एक स्टार्टअप में पैसा लगाया, और वो स्टार्टअप पता क्या कर रहा है, वो स्टार्टअप गांव के अंदर हेल्थ केयर को शानदार बना रहा है। अब मेरी ना यहाँ पे दो पर्पसेस मेरे सॉल्व हो रहे हैं। एक तो पहली बात है कि मैंने कहीं पे पैसा लगाया, तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे कमाने का, कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलने का मौका मिलता है। पर उससे भी ज्यादा जरूरी पता क्या है, ये चीज मेरे दिल के बड़ी करीब है। मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो पैसा लगे ना, उससे आम लोगों का भला हो, या फिर गरीबों का भला हो, या फिर उससे कोई ना कोई सोशल इंपैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो। तो इन्हीं चीजों को बोलते हैं सोशल इंपैक्ट फंड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो आप नोटिस कर पाओगे कि ये सोशल इंपैक्ट फंड्स में जैसे आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ केयर, गरीबी कम करना, ठीक है ना, वो सब चीज़ों के रिगार्डिंग हम यहाँ पे इनको हम इंक्लूड करते हैं सोशल इंपैक्ट फंड के अंदर। और ये प्राइमरीली कहाँ इन्वेस्ट होता है पैसा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे जो भी एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड जनरेशन के अंदर यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो इनका फायदा यही है कि एक तो आपको थोड़े बहुत फाइनेंशियल रिटर्न्स मिल जाते हैं, पर उससे भी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे सोशल इंपैक्ट यहाँ पे कॉज करने का यहाँ पे मौका मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत ध्यान रखा जाता है कि यार एक्चुअल में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि पॉइंट पता क्या है, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसा बोल देंगे कि हम तो लोगों की जिंदगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या वाकई में वो चीज हो रही है, नहीं हो रही। तो दरअसल में सोशल इंपैक्ट फंड्स के माध्यम से ये चीज भी देखी जाती है कि उन्होंने कितना कितना इंपैक्ट कॉज किया, उसको भी हम यहाँ पे ट्रैक करते रहते हैं। तो उसके जो आउटकम्स आए, जो इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, किस हद तक यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में काम हुआ है, हर एक चीज को यहाँ पे प्रॉपर ट्रैकिंग और मेजरमेंट उसकी यहाँ पे हो जाती है।
हालांकि देखो कोशिश तो की जाती है, पर काफी सारे लोग इसको यहाँ पे क्रिटिसाइज भी करते हैं। उसका रीजन यही है कि एक्चुअल में इम्पैक्ट को मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। वो कैसे? जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि मैंने ना एक हेल्थ सेक्टर वाले स्टार्टअप को पैसा दिया, अब क्या उसने अच्छा काम किया या नहीं किया, यार ये आज नहीं बता पाऊंगा मैं, शायद 5 साल 10 साल बाद पता लगेगा कि क्या वाकई में लोगों की जो जिंदगी है वो बेहतर हुई या नहीं हुई, क्या वाकई लॉन्ग टर्म के अंदर हेल्थ आउटकम शानदार हुए या नहीं हुए। तो इम्पैक्ट को मेजर करना कोई इतना आसान नहीं होता। आपने बोल तो दिया कि एक स्टार्टअप काम कर रहा है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, पर क्या वाकई में बच्चों का भला हुआ या नहीं हुआ बस, या फिर सिर्फ ऐसा है कि बच्चों को एनरोल करवा दिया गया कोर्सेज के अंदर, उनकी शिक्षा बेहतर हुई ही नहीं। तो इम्पैक्ट क्या हुआ इसको बता पाना कई कई सालों तक पॉसिबल नहीं हो पाता। प्लस एट द सेम टाइम लोगों को, इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती कि अच्छा ये सोशल इम्पैक्ट फंड्स भी हैं। उनको लगता है कि नहीं यार रिटर्न हमें ज़्यादा चाहिए, भले ही इम्पैक्ट हो या नहीं हो। तो इस वजह से काफ़ी कम लोग होते हैं जो यहाँ पे इस तरह की चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और इनफैक्ट ना एक ट्रेड ऑफ है, ठीक है, या तो आप ऐसी कंपनी में पैसा डाल दो जिससे आपको खूब 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 कमाई हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप ऐसा चाहते हो कि थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा हो, कि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो, लोगों की गरीबी कम हो, वहां पर उतना कोई खास आपको पैसा रिटर्न नॉर्मली नहीं देखने को मिलता। तो आपको ना ट्रेड ऑफ करनी पड़ती है, या तो आप रिटर्न्स के पीछे भाग लो या आप इम्पैक्ट के पीछे भाग लो। दोनों को साथ में करना उतना आसान चीज नहीं होती, राइट? तो ये होते हैं सोशल इम्पैक्ट फंड्स। अब क्या हुआ है, देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो सेबी है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने यहाँ पे इनको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरी 1 में रखा है। देखो सबसे पहले मैं आपको एआईएफ समझा देता हूँ। जैसे नाम में क्या है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। देखो यहाँ पर ना जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस के अंदर की जाती है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या? देखो आपके पास मान लो पैसा है, आप या तो उनको एफडी में रख दो या स्टॉक्स वगैरह में रख दो, पर ये तो ट्रेडिशनल सोर्सेज माने जाते हैं कि इसमें तो हर बंदा ही इन्वेस्ट कर रहा है। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं यार इसके अलावा मुझे कुछ टाइप्स ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए एआईएफ जो है वो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्ट कर सकते हो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के अंदर, अर्ली स्टेज वेंचर्स के अंदर, या फिर हो सकता है कि आपने हेज फंड्स के अंदर यहाँ पे अपने आप को पैसे को इन्वेस्ट किया। तो सेबी ने यहाँ पर 3 कैटेगरीज बनाई हैं। एक है कैटेगरी 1 एआईएफ, एक है कैटेगरी 2 एआईएफ, एक है कैटेगरी 3 एआईएफ। जो पहली कैटेगरी है वो स्टार्टअप्स के अंदर, अर्ली स्टेज वेंचर्स के अंदर, सोशल वेंचर्स के अंदर यहाँ पे करती है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए जो फंड्स हैं उनमें यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जो कैटेगरी 3 है, यहाँ पर देखो थोड़े से रिस्की हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हेज फंड्स वगैरह का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। तो और जो हम कैटेगरी 2 की बात करते हैं उसमें वो सारी चीज़ आती है जो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 3 में नहीं थी, जैसे आपका प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गया, डेट फंड्स, फंड ऑफ फंड्स। तो दरअसल में ना जो अभी आपके सोशल इम्पैक्ट फंड्स की मैं बात कर रहा था, ये आते हैं आपके कैटेगरी 1 के अंदर, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कैटेगरी 1 एएफ के अंदर यहाँ पे कैटेगराइज्ड है सोशल इम्पैक्ट फंड्स जो यहाँ पे होते हैं। अभी न्यूज में पता क्यों है, अगर आपको सोशल इम्पैक्ट फंड्स के अंदर अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना था ना, तो अभी तक के लिए उसकी मिनिमम लिमिट थी 2 लाख रुपए। यानी कि कम से कम आपको 2 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करना ही होगा अगर आप सोशल इम्पैक्ट फंड्स में यहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब हर किसी के पास इतना पैसा तो नहीं होता। जैसे मान लो मेरे पास मान लो 5,000 रुपए हैं, मैं चाहता हूँ इन्वेस्ट करना, पर मेरे पास पैसे हैं ही नहीं 2 लाख की। तो सेबी ने बोला कि यार इसकी ना लिमिट को हम कम कर देते हैं। मिनिमम लिमिट अब यहाँ पे कर दी गई है 1,000 रुपए। यानी कि कोई बंदा है जो चाहता है कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना और चाहता है उसे सोशल इम्पैक्ट भी कॉज हो, तो सिर्फ और सिर्फ 1,000 विल बी द मिनिमम अमाउंट। इस मिनिमम अमाउंट के साथ भी वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि यहाँ पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे आम लोगों का भी जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे बढ़ पाए। दैट इज द फोकस। सेबी चाहता है कि आम लोग और पार्टिसिपेट करें, इसीलिए मिनिमम लिमिट को यहाँ पे कम कर दिया गया है। ये है आपके सोशल इम्पैक्ट फंड के अंदर रिसेंट जो चेंजेस यहाँ पे किए गए, राइट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी। अब बात कर लेते हैं अपने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हर एक स्टेटमेंट को आप बहुत ध्यान से पढ़ना एंड मुझे कमेंट्स में इनका आंसर बताना, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ दोस्तों जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, एक था रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्कीम के बारे में, तो यहाँ पर बिल्कुल सही मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहाँ पे बताई गई है। सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। विश्व सूत्र की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे हमने हैंडलूम्स की बात करी थी, हमारी टेक्सटाइल सेक्टर कैसे हम चाहता है कि हम और अच्छे से हम उसको प्रमोट करें, उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करें। तो दैट इज द एंटायर फोकस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। 5th शेड्यूल की बात करें, ये कह रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं। देखो लैंग्वेजेस के रिगार्डिंग आपको पता होगा कि जो हमारा शेड्यूल है वो 8 शेड्यूल आपको देखने को मिलता है। सो 3rd स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एंड खासी लैंग्वेज की बात करें तो बिल्कुल जो खासी ट्राइब है मेघालय के अंदर, वही यहाँ पे इसको बोलती है। तो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। इसी तरह से दोस्तों आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।